सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद। तो दोस्तों, इसके पहले आपको मैंने लेक्चर दिया था वर्णमाला का आपका स्वर, यानी हम सभी स्वरों का वर्गीकरण हमने कर दिया था और उसके बाहर आपको क्वेश्चन आना नहीं है, क्योंकि इतना मैंने आपको डिटेल में दिया कि कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन बना ले स्वरों के वर्गीकरण में आपको उससे बाहर नहीं आएगा। तो इसके पहले आप लोगों की डिमांड हो रही थी कि सर आपका व्यंजन नहीं आ रहा है, तो आज व्यंजन लेकर आया टॉपिक, और व्यंजन का मैं आपको 2 लेक्चर और दूंगा। तो इसके बाद ये लेक्चर दूंगा, फिर एक और व्यंजन का लेक्चर दूंगा, यानी 2 में मैं सारा क्लियर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, क्योंकि बहुत आराम से चलते हैं और बहुत डिटेल में चलना है, क्योंकि वर्णमाला एक ऐसा टॉपिक है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके वर्णमाला से ही आते हैं। तो दोस्तों, इसके पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा ना सुनना भी पड़े तो आपको सुनना ही पड़ेगा। थोड़ा 2 शब्द मैं गुनगुनाना चाहता हूँ, बस उसके भावनाओं को समझिए और कुछ नहीं। मेरी इतनी सुरीली आवाज़ तो है नहीं, एकदम से कौवे जैसी आवाज़ है, फिर भी आपको सुनना ही पड़ेगा अगर आपको देखना है व्यंजन तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा गुनगुनाते हैं। जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम, रोते रोते ज़माने में आए मगर, हंसते हंसते ज़माने से जाएंगे हम, जाएंगे पर किधर है ये किसे खबर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। सॉरी दोस्तों, आप लोगों ने मेरा ये थोड़ा सा सुना, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलिए दोस्तों, टॉपिक पे चलते हैं। तो आज दोस्तों हमने लिया है टॉपिक आपका व्यंजन। तो चलिए व्यंजन की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम व्यंजन होता क्या है। तो व्यंजन दोस्तों जिन वर्णों का उच्चारण किसकी सहायता से होता है, स्वरों की सहायता से होता है। आपको मैंने बताया था कि स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, उसमें किसी की सहायता नहीं ली जा सकती। लेकिन व्यंजन में क्या होता है, किसकी हम सहायता लेते हैं, आपके स्वरों का। यानी सभी व्यंजन में क्या रहता है दोस्तों, छोटा आ, ये आपका साइलेंट रहता है। यानी सभी व्यंजन में क्या रहेगा आपका छोटा आ। कभी शुद्ध करने के लिए दिया जाता है, जैसे हम का को देखते हैं, तो का को कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि का को शुद्ध व्यंजन में लिखिए। तो दोस्तों इसमें क्या साइलेंट है, आपका का। अगर इसको शुद्ध व्यंजन में देने के लिए लिखा जाएगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, हलन। तो हलन का तात्पर्य होता है कि इसका हमने स्वर विहीन कर दिया, यानी स्वर इसका हटा लिया गया। तो चलिए अब बात करते हैं दोस्तों व्यंजन का। तो व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। उच्चारण किसकी सहायता से होता है, स्वरों की सहायता से होता है। उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं दोस्तों व्यंजन। अब उस व्यंजन होते कितने हैं, तो व्यंजन की मूल व्यंजन आपको कितने होते हैं, 33। अगर पूछ लेगा क्वेश्चन कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको 33 ना मिले, 35 मिल जाए, यानी 35 मिल जाए, तो आपको 35 में टिक करना है। अगर 33 नहीं मिलेगा तो आपको ऑप्शन में 35 मिलेगा, क्योंकि 2 उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। किसको, द्विगुण को, आपको डा और आपका एड़ा वाला, ये वाला। तो 33 2 हो जाते हैं कितने, 35। अगर 33 और 35 दोनों हैं तो आपको किस में सही करना है, 33 में ही सही करना है, यानी 33 में ही टिक करना है।
तो ये याद रखिए, भले वो अपाद में क्वेश्चन चला जाए, वो फाल्स में चला जाए, वो सबको कॉमन नंबर मिल जाए, लेकिन आपको सही करना है किसमें, आपको 33 में। अब चलते हैं दोस्तों, अब व्यंजनों का जिस प्रकार हमने स्वरों का वर्गीकरण किया था, इस प्रकार हम यहाँ पर किसका वर्गीकरण के, व्यंजनों का। अब व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं, आइए करते हैं दोस्तों। तो पहला हम चलते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। तो व्यंजनों का वर्गीकरण हम किसके आधार पर करेंगे, तो पहला आपका उच्चारण स्थान के आधार पर। आइए इसके आधार पर करते हैं। तो उच्चारण स्थान का मतलब कि वह व्यंजन कहीं ना कहीं, क्योंकि सारे व्यंजन मुख से ही बोले जाते हैं, कि कहीं ना कहीं वो स्पर्श करती है, चाहे वो कंठ से स्पर्श करे, चाहे तालु से, चाहे वो होंठ से, चाहे वो दंत से, तो कहीं ना कहीं स्पर्श करती है। इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, आपको उच्चारण स्थान, यानी कहाँ से उसका उच्चारण हो रहा है, कौन से व्यंजन का उच्चारण किस पार्ट से हो रहा है, किस स्थान से हो रहा है, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो जैसे हमने बना दिया, ये सपोज करिए दोस्तों, ये कोई मानव हमने ले लिया है, सपोज करिएगा, और ये इसका मुंह बन गया है। अब ये इसका जीभ है, ये इसका कंठ है। अब देखिए, अब यहां पर ये मुख हो गया आपका, कान भी ले लिए। अब देखिए, तो पहला हम उच्चारण स्थान के आधार पर करते हैं। तो पहला करते हैं, किसको हम लेते हैं, पहले पार्ट को करते हैं कंठ व्यंजन। अब देखिए, तो पहला हमने ले लिया क्या, कंठ व्यंजन, यानी जिह्वा के जो पिछला भाग होता है, जिह्वा का कौन सा भाग होता है, जो ये पिछला भाग होता है। तो जीभ का पार्ट एक ये आगे वाला भाग हो गया, और ये हो गया सबसे लास्ट वाला भाग। जो जिह्वा का पिछला भाग होता है वो किससे टकराता है, वो आपके कोमल तालु से। तो कोमल तालु कहाँ पर हो गई, ये आपका ये पोर्शन, देखिए ये तालु का पोर्शन यहाँ से यहाँ तक है, यानी जिह्वा का जो पिछला भाग होता है यहाँ से टकराएगा। कहाँ से, कोमल ताल से टकराता है, उसको हम क्या कहते हैं, कंठ व्यंजन। अब कंठ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो यानी क वर्ग के, यानी क, ख, ग, घ, अंगा और आपका हा। तो कंठ व्यंजन में क्या होता है, तो जिह्वा का जो पिछला भाग हो कहाँ टकराए, वो कोमल ताल से स्पर्श करे, उसको हम क्या बोलते हैं, कंठ व्यंजन। तो इसका एक सूत्र भी रटते रहिए इसी समय, क्योंकि वो लास्ट में शायद वो भूल जाए। तो पहला आपका है, इसको हम सब में क्लियर कर लेंगे, क्योंकि इसके माध्यम से आप रटेंगे तो आपका कभी उच्चारण स्थान भूलेगा नहीं। क्योंकि इसमें क्या किया हमने, तो ये तो हम व्यंजन की बात कर रहे हैं, लेकिन जो उच्चारण स्थान हम यहाँ पर स्वर का भी ले रहे हैं, यानी स्वर और व्यंजन दोनों का। तो अकु विसर्ज निया नाम कंठ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत है, बहुत थोड़ा सा है। अब देखिए, अकु विसर्जनीय नाम कंठ, क्योंकि आप स्वर और व्यंजन को याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, भूल जाता है, हौच-पौच रहता है वैसा, कि स्वर को याद करें कि व्यंजन को याद करें। तो इस सूत्र के माध्यम से हम रट लेंगे। तो पहला आपका आ का तात्पर्य क्या है, छोटा आ, और आपका बड़ा आ। और कु का तात्पर्य दोस्तों आपका पूरा का वर्ग, क्लियर। और फिर आपका ये विसर्ग, ये कहाँ से बोले जाते हैं, ये क्या है इनका उच्चारण स्थान, ये कंठ से बोले जाते हैं। तो फिर से देखिएगा, अकु विसर्जनीय नाम कंठ, यानी छोटा बड़ा दोनों लेंगे। अकु का तात्पर्य पूरा का वर्ग, और हा और विसर्ग कहाँ से बोले जाते हैं, ये कंठ से बोले जाते हैं। अब देखिए, अब दूसरा हम भाग करते हैं इसका। तो दूसरा आपका हमने पार्ट ले लिया तालव्य। तालव्य व्यंजन। अब देखिए, अब ये कहाँ से टकराता है, तो जिह्वा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो जिह्वा का जो अग्रभाग है, तो जिह्वा का जो आगे वाला भाग है कहाँ टकरा रहा है, ये तालु से, कठोर तालु से। तो पहले में क्या था, जिह्वा का जो पश्च भाग कहाँ टकरा रहा था, यानी कोमल तालु से। लेकिन यहाँ पर यानी आपके ताल में तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं, जो आपका अग्रभाग है, जीभ का जो अग्रभाग है वो कहाँ टकरा है,
ये कठोर तालु, तालु ऊपर जो है कठोर होता है, सबसे पहला पोर्शन ये कठोर तालु, यहाँ पर जब टकराएगा तब क्या हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम तालव्य व्यंजन बोलेंगे। तो तालव्य व्यंजन में कौन से आते हैं आपके, च, छ, च, झ, य और श। तो ये शब्द क्या है दोस्तों, ये तालव्य व्यंजन है। अब इसको भी हम रटेंगे सूत्र के माध्यम से, यानी स्वर और व्यंजन को हम दोनों लेंगे। तो इचु यशा नाम तालु, इचु यशा नाम तालु। अब देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर आप ये सूत्र के माध्यम से समझ लेंगे तो आपको ये भूलेगा नहीं। तो ई का तात्पर्य है ई और बड़ी ई दोनों लेंगे, ये याद रखना है। जो भी हम लेंगे, चाहे ऊ ले तो ऊ लेंगे और बड़ा ऊ भी लेंगे, ई लेंगे तो बड़ी लेंगे, और आ लेंगे तो बड़ा ए लेंगे। सॉरी। अब देखिए, चू का तात्पर्य है पूरा च वर्ग, और य और ये वाला श, तालव्य श होता है। ये कहाँ से बोले जाते हैं, ये तालु से बोले जाते हैं। अब देखिए, तीसरा हमने उच्चारण स्थान में भाग कर लिया, मूर्धन्य व्यंजन। अब देखिए, अब हम मूर्धन्य व्यंजन की बात करते हैं। तो जो कठोर तालु होता है ये क्या है, मूर्धा कहलाता है। और कठोर तालु जो होता है, जो मध्य वाला भाग होता है, इसको हम कठोर तालु बोलते हैं। देखिए, जो अग्र भाग होता है ये आपका क्या होता है, आपका कठोर, और फिर ये पीछे वाला आपका कोमल, और बीच वाला आपका खुरदुरा होता है, और कठोर भी होता है। तो यानी ये खुरदुरा, आप ऐसे डाल के देखोगे, टच करोगे अपना तालु, तो जहाँ पर आपको खुरदुरा लगे, यहाँ खड़बड़ खड़बड़ टाइप का लगे, स्पीड ब्रेकर टाइप का लगे, तो वो आपका क्या कहलाएगा, आपका मध्य वाला भाग। वो उसको हम कहते हैं मूर्धा, यानी जो कठोर भी हो और खुरदुरा भी हो, इसको हम क्या बोलेंगे, मूर्धा। ठीक है। तो आपका जीभ जो है कहाँ पर टकराए, मूर्धा पे टकराए, यानी खुरदरे भाग पर टकराए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मूर्धन्य व्यंजन। अब मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं, आपका पूरा ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, और आपका ये मूर्धा श। अब देखिए, इसको हम भी सूत्र के माध्यम से लेते हैं। तो सूत्र क्या होता है दोस्तों, आपका ऋटुर्षा नाम मूर्धा। ऋटुर्षा नाम मूर्धा। अब देखिए, इसको समझ लीजिए, री और पूरा ट वर्ग, र और ये मूर्धा श क्या कहलाता है, कहाँ से बोले जाते हैं, ये सब मूर्धा से, ये मूर्धन व्यंजन कहलाते हैं। अब चौथे के हम भाग करते हैं दोस्तों। तो चौथा आपका दंत, दंत व्यंजन। अब वो दंत व्यंजन की बात करते हैं। तो दंत व्यंजन कौन कौन सा होता है आपका, जो जिह्वा की नोक है, जो आपकी जिह्वा की नोक है वो उल्टी होके, यानी जो जिह्वा की नोक जो उल्टी होके कहाँ पर टकराए, वो दांत से टकराए। जैसे ये आपकी आगे वाला जो कोमल भाग है जीभ का, तो ये उल्टी होके जाएगी, टकराएगी। अब कहाँ पर टकराए, ये दांत पे टकराए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दंत व्यंजन। कौन कौन से होते हैं, त, थ, द, ध और ना, ता था द, धा ना। अब देखिए, इसको भी हम सूत्र के माध्यम से रखते हैं। री तुलसा नाम दंती, ली तुलसा नाम दंती। अब देखिए, इसको भी समझ लीजिए, ये ली आपका कहाँ यूज होता है, संस्कृत में यूज होता है री, और तू का मतलब है पूरा त वर्ग, और ला और ये वाला श कहाँ से बोले जाते हैं, आपके दंती से। इनको हम क्या बोलते हैं, दंत व्यंजन। अब हम पांचवें पार्ट की बात करते हैं।
यहीं पर लेते हैं दोस्तों। पांचवा भी ओष्ठ व्यंजन। अब ओष्ठ व्यंजन क्या होता है कि जिन वर्णों का उच्चारण में आपके होठों द्वारा क्या किया जाए, मार्ग को रोक लिया जाए। यानी हम जैसे बोलते हैं पा, तो हमारे होठ क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं एकदम से, यानी वो हवा को बाहर नहीं जाने देते, अवरोध कर लेते हैं, उसको रोक लेते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं आपके ओष्ठ व्यंजन। कौन कौन से होते हैं? पा, हा, बा, भा, मा। अब इसको ले लेते हैं सूत्र के माध्यम से। उपउप माध्यनीय नाम ओष्ठव। लेकिन आप सिर्फ इतना याद करो, उपउप ओष्ठव। ज़्यादा बड़ा याद करेंगे तो नहीं हो पाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो उपउप माध्यनीय नाम ओष्ठव, यानी उपउप ओष्ठव सीधा शॉर्ट में कर लीजिए। उ का तात्पर्य है छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और पूरा पावर कहाँ से बोले जाते हैं आपके ओष्ठ से, यानी इनको हम क्या बोलते हैं, ओष्ठ व्यंजन। अब अगले की चर्चा करते हैं दोस्तों। दंतोष्ठ। अब देखिए दंत और ओष्ठ दोनों से जिन वर्णों का उच्चारण हम दंत और ओष्ठ दोनों के द्वारा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दंतोष्ठ। सिर्फ वह ही ऐसा वर्ण है कि जो दांत और ओष्ठ दोनों के द्वारा होता है, इसीलिए इसको हम दंतोष्ठ कहते हैं। और सबसे ज़्यादा यही पूछता है, दंतोष्ठ। फिर लेते हैं वर्ष। वर्ष व्यंजन। वर्ष व्यंजन क्या हो जाता है, तो जिन वर्णों का उच्चारण आपका वर्ष यानी जीभ हमारा कहाँ पर जाए भैया, मसूढ़ों पे जाए। यानी ये जो लपर लपर जीभ कर रही है ये कहाँ पर जाए, वर्ष माने होता है मसूढ़ा, मसूढ़ों पे जाके स्पर्श करे, उसको क्या बोलेंगे, वर्ष व्यंजन। ये भी कई बार पूछा गया दोस्तों आपका। तो वर्ष व्यंजन कौन कौन से होते हैं, इसको रट लीजिए। न, ल, रा और दंती वाला शा और आपका जा, यानी नल रसज। शार्ट नेम बना लीजिए आप लोग, नल रसज को क्या बोलते हैं, वर्ष व्यंजन। क्लियर? तो आपको रट हो गया होगा पूरा। तो यानी हम कितने उच्चारण स्थान के आधार पर किया, 7 भागों में किए। तो और ले लेते हैं, एक सूत्र और ले लेते हैं, फिर बाद में हम उसकी चर्चा करेंगे। तो कौन सा बचा आपका, इमंगंडम नासिका, इसको भी समझ लीजिए। इमंगंडम नासिका, यानी इमंगंडम नासिका क्या होता है दोस्तों आपका, यानी प्रत्येक वर्ग का कौन सा अक्षर, 5वां अक्षर को हम क्या बोलते हैं, नासिका। इसीलिए इसको हम एक चीज़ और बोलते हैं, यानी नाक से बोले जाते हैं, यानी इसके पंचमाक्षर होते हैं, क्योंकि ये 5वां अक्षर होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक पंचमाक्षर भी बोलते हैं। तो क्लियर? और फिर आपका एक और ले लेते हैं सूत्र, ए दैतो कंठ तालु। ए दैतो का तात्पर्य क्या है, यहां समझिए थोड़ा सा। ए और ऐ, ए और ऐ कहां से बोले जाते हैं, कंठ और तालु दोनों से। और एक और ले लेते हैं, ओ दौतो, ओ दौतो कंठोष्ठ। अब ओ दौतो का तात्पर्य क्या है, ओ और औ, यानी ओ और औ कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ और ओष्ठ दोनों से। तो क्लियर हो गया दोस्तों। इसमें और लेते हैं आपका अल्पप्राण और महाप्राण। आइए उसकी भी चर्चा करते हैं। यानी एक प्राणत्व के आधार पर आप चर्चा करते हैं दोस्तों। तो पहला आप हम लेते हैं, यानी प्राणत्व, यानी प्राण मतलब इसका क्या अर्थ होता है, वायु, यानी जिसको बोलने में कम वायु मुख से निकले या ज़्यादा निकले या अधिक निकले। तो यानी अल्प प्राण, यहाँ से भी कई क्वेश्चन आते हैं दोस्तों।
अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, यानी घोषक के आधार पर हम ले लेते हैं क्योंकि बोर्ड में थोड़ा सा स्पेस नहीं है तो इसलिए ले लेते हैं दोस्तों। अघोष और घोष या आपका सघोष भी कहते हैं। तो देखते हैं प्राणत्व के आधार पर क्या होता है, अल्प प्राण और महाप्राण। तो ये कौन से होते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु निकले यानी मुख से कम वायु निकले उसको हम अल्प प्राण बोलते हैं। अब अल्प प्राण बोलते किसी कौन कौन से वर्णों को बोलते हैं, तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पर बना लिया कचट तप, कचट तप यानी का, खा, गा, घा, अंगा और पा, भा, बा, भा, मा, यानी ये 5 होते हैं आपके, जिनको हम 5-5-25 जिसको हम स्पर्श व्यंजन को बोलते हैं, और ये कचट तप है। कचट तप इसको याद कर लीजिए शॉर्ट में। अब देखिए, अब यहाँ हम चर्चा करते हैं दोस्तों कि अल्प प्राण कौन से होते हैं। तो जिन वर्णों के जिन वर्णों को बोलने में मुख से कम वायु निकले उसको हम क्या बोलते हैं, अल्प प्राण। अब कौन कौन से होते हैं अल्प, तो प्रत्येक वर्ग का, यानी 5 ही वर्ग होता है। यानी हम क वर्ग की बात करेंगे तो 5 लेंगे, यानी क, ख, ग, घ, अंगा। अगर हम च वर्ग की बात करेंगे तो यहाँ भी 5 लेंगे, यानी च, छ, ज, झ, इया। इसी तरह हम पा वर्ग की बात करेंगे तो पा, फा, बा, बा, मा। अब देखिए प्रत्येक वर्ग का कौन सा, पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और 5वां अक्षर। तो देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और 5वां अक्षर, और आपके अंतस्थ। अंतस्थ कौन कौन से होते हैं, य, र, ल, व, और सभी स्वर, और सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। स्वर में हमने आपको बताया था कि सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। तो यानी प्रत्येक वर्ग का, यानी प्रत्येक वर्ग की बात करेंगे, यानी इसका भी पहला अक्षर तो इसका भी पहला अक्षर, और इसका भी पहला अक्षर और इसका, यानी सभी वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और 5वां अक्षर। तो पहला, तीसरा और 5वां, और आपका अंतस यानी य, र, ल, व, और आपका सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। अब बात करते हैं महाप्राण की। तो प्रत्येक वर्ग का, अब बचा क्या भैया आपका इसमें, अब आपका बचा दूसरा और चौथा, यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, यानी प्रत्येक वर्ग की बात करेंगे हम तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, और आपका ऊष्म, ऊष्म कह लीजिए चाहे इसको संघर्षी कह लीजिए, क्योंकि संघर्ष करते हैं, वायु के टकराने के कारण आपस में रगड़ खाते हैं, इसलिए वो संघर्ष करते हैं, इसीलिए हम उसको संघर्षी भी कहते हैं। और संघर्षी किसको कहते हैं, आपके तीनों श और ह को। और एक बात ये पॉइंट नोट करिएगा कि संघर्षी और उस संघर्षी दोनों में अंतर है, अगले वीडियो हम चर्चा करेंगे, इसको डिटेल में ले चलेंगे, यानी संघर्षी कौन से हैं और उस संघर्षी कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर ऊष्म की चर्चा करेंगे तो ऊष्म कौन कौन से होते हैं, यानी तीनों श और हा। तो ये क्या होते हैं आपके, यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा और ऊष्म क्या होते हैं आपके, महाप्राण व्यंजन होते हैं। अब देखिए, अब घोषित के आधार पर, तो घोषित के आधार पर आपका अघोष और आपका घोष, यानी जिन वर्णों के उच्चारण करते समय आपका स्वर तंत्र जो है कंपन करे तो उसको हम क्या बोलेंगे, घोष। और जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन ना करे उसको हम बोलेंगे अघोष। अब अघोष कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं दोस्तों। तो प्रत्येक वर्ग का, 5 वर्ग की बात हो रही है यहाँ पर, तो प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, तो प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, इसका भी पहला इसका भी दूसरा, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, और आपके ऊष्म, ऊष्म कौन कौन से हो गए, श, सा, किसको छोड़कर दोस्तों, हा को, यानी हा को छोड़कर, यानी ऊष्म में हम सिर्फ 3 लेंगे, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। यानी अघोष हम किसको कहते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर और ऊष्म, तीनों श को लेंगे हम हा को छोड़कर, यानी हा को नहीं लेंगे। तो देखिए पहला अक्षर और दूसरा अक्षर और तीनों आपके श क्या होते हैं, अघोष होते हैं। अब घोष की चर्चा करेंगे हम, तो प्रत्येक वर्ग का क्या बचा, तीसरा,
चौथा और पांचवा। और हा हमने यहाँ छोड़ा था, तो हा कहाँ पर आ जाएगा दोस्तों? अब यहाँ पर आ जाएगा। हा और आपका अंतस्थ। अंतस्थ कौन कौन से होते हैं? वही आपके यर अलावा और आपके सभी स्वर। सभी स्वर क्या होते हैं आपके? घोष या सघोष होते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा? इसके आगे हम चर्चा करेंगे पार्श्विक कौन से हैं, लुंठित कौन से होते हैं, अर्धस्वर कौन से होते हैं, संघर्षी, उष्ण संघर्षी, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो और संपर्क ध्वनि कौन सी होती, क्या रूपम होता है, ध्वनिग्राम क्या होता है, स्वर क्या होता है, रूपग्राम क्या होता है, पदग्राम क्या होता है, इसके अगले भी हम चर्चा करेंगे अगले वीडियोज़ में। इसीलिए हमने कहा कि बहुत आराम से चलेंगे, क्योंकि वर्णमाला एक ऐसा टॉपिक है सबसे ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछता है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कंफ्यूज भी करता है। और बहुत अच्छे अच्छे जो मठाधीश होते हैं क्वेश्चन बनाने वाले, बहुत ही डीपली भी लेके आते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अपना वो दिखाते हैं कि हम भी मठाधीश हैं। तो इसीलिए जब वो दिखाएंगे हम मठाधीश हैं, तो हम आपको भी दिखाएंगे कि हमारे पास भी जो बच्चे हैं वो भी किसी मठाधीश से कम नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।